أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. صدق الله العظيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चाँद और सितारों को पैदा किया। सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से आजिज़ी और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फुतिह लहु मिनकुम बाबुद्दुआई फुतिहत लहु अबवाबुर रहमा वमा सुइलल्लाहु शैअन यानी अहब्ब इलैहि मिन अन युसअल आफिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया तो उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोले गए। अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन दुआ ये है कि उससे आफ़ियत की दुआ की जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी रंग तेरे मुहीत में हवा
खाक में तेरे ज़हूर से फरोग ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गया वो जुस्तजू, इश्क हुजूर इस तरह लौह भी तू। Bismillahirrahmanirrahim. Question R. जी मैं जनाब चित्राली साहब मैं बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ। मैं ज़रा लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन आर फर्स्ट। मिस आलिया कामरान साहिबा, जी जी वो मैं अभी लेता हूँ आपका पॉइंट। जी मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा। जी सवाल नंबर 9। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। जी मोहतरम, क्या ईओबीआई का अपना लीगल डिपार्टमेंट है? अगर ऐसा है तो ईओबीआई जो है वो प्राइवेट वकला की खिदमात क्यों लेता है, इसका क्या जवाब है? और अगर इन प्राइवेट वकला की खिदमात लेना बहुत ज़रूरी है तो क्या औसतन माहानावार या सालाना जो है उनको कितनी जो है इसके ऊपर अखराजात महकमा बर्दाश्त कर रहा है? क्योंकि इस जवाब में बताया गया है कि साल 2016 से लेकर 2022 तक
135 केसेस जो हैं इल्तवा का शिकार हैं, तो क्या ये फ़ीस जो है उनको मुकदमात को इल्तवा करने के मद में उनको दी जाती है, वकला वसूल करते हैं? और महकमा जो है इन केसेस को निपटाने के लिए जल्द अज जल्द जो है क्या कार्रवाई कर रहा है? जनाब सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये यूबीआई का केस टू केस लॉयर करते हैं। ये बात नहीं है कि किसी भी वकला को तनख्वाह दी जाती है, पैनल है और केस टू केस उसके ऊपर वकला से बात की जाती है। कहीं ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता की तनख्वाहें या इस तरह की, ये एक बोर्ड की अप्रूवल से पैनल दिया जाता है, उस पैनल के ऊपर फिर केस टू केस होता है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब ऑन सप्लीमेंट्री। नहीं, अच्छा, मोहतरमा जोरा वदूद फातमी साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री प्लीज। स्पीकर साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मुझे बात करना था। जी, उसके बाद जी क्वेश्चन आवर के बाद अभी अगर कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो जरूर लेते हैं अभी। नेक्स्ट इज, आज बहुत सारे सवालात के जवाबात नहीं आए। अगेन मोहतरमा आलिया कामरान साहिबा, द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, सवाल नंबर 140। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी मोहतरम, सवाल के अलिफ और बे हिस्से में जो मैंने तादाद पूछी थी उसका जवाब यही दिया गया है। एग्जैक्ट नहीं बताएगी कि पहले क्या तादाद थी या बाद में क्या तादाद थी। 5,06,247 अफराद बताए गए हैं कि जो बैरून मुल्क लेबर की सूरत में भिजवाए गए थे साल 2 अप्रैल 2022 तक का मैंने सवाल पूछा था। तो मोहतरम, मुझे जो है इसका ब्रेकअप भी दिया जाए कि किन किन ममालिक में ये अफराद जो हैं लेबर के तौर पे भिजवाए गए OPF ने। दूसरा, डिस्कस में कहा गया एक हिस्से में कि जर्मनी, रोमानिया, पुर्तगाल, डेनमार्क, मतलब यूरोप के अंदर जो है ये मंसूबा है और बातचीत की जा रही है कि लेबर को भिजवाया जाएगा। तो मोहतरम, अगर ये बातचीत हो रही है तो ये मुज़ाकरात किस स्टेज के ऊपर हैं और वो मुझे डेट बताई जाए कि उस तारीख तक ये लेबर को यूरोप के इन ममालिक में जो भिजवा दिया जाएगा। दूसरा, जी इजाज़त दीजिए, एक और बहुत अहम चीज़ है कि जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं जो इस लेबर को भिजवाती हैं, तो अगर उनके पास कोटा होता है 100 अफराद को भिजवाने का, तो वो 1000 लोगों से जो है वो पैसे वसूल कर लेती हैं। तो इन चीज़ों से भी बचने के लिए, ताकि जो बाकी 100 लोगों को तो भिजवा दिया, जो बाकी लोग हैं उनको ज़रा अजियत से बचाने के लिए भी कोई अगर कंप्यूटराइज तरीका हो तो उसके ऊपर भी क्या देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा। दूसरा, उनके साथ जो यही कंपनियां उनकी तनख्वाहें मुकर्रर मतलब उनके साथ तय करती हैं, तो बाद में अगर उसमें भी कमी बेशी क्या होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो उसके लिए भी कोई तरीका होना चाहिए ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। जनाब सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जिस तरह आलिया कामरान साहिबा कह रही हैं कि क्या इसके लिए कोई नया निज़ाम मुरतब किया जा रहा है कि जैसे जिन कंपनियों के पास 100 लोगों का कोटा हो और वो 1000 लोगों से, इसी के सिलसिले में आज एक बिल है एजेंडा नंबर 4 पर, वो उसकी मेन मकसद यही है कि ऑनलाइन इसके ऊपर कोई भी वर्कर या कोई भी शख्स जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सके, और उसमें आइन में तब्दीली अमेंडमेंट जो की जा रही है वो इसी सिलसिले में की जा रही है, जो जिसकी ये निशानदही कर रही है। बाकी जो जवाब दिया गया है वो फिगर फैक्ट के साथ उनके क्वेश्चन में ममालिक का हवाला नहीं दिया था, तो इंशाल्लाह हम मिनिस्ट्री की तरफ से इनको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे कि किस ममालिक में कितने कितने लोग हैं। शुक्रिया। शेख रुहैल असगर साहब ऑन सप्लीमेंट्री प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सप्लीमेंट्री नहीं करने जा रहा। अभी स्पीकर साहब आपने एक इरशाद फरमाया है कि बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं आए, तो ये मतलब क्यों वक्त ज़ाया किया जा रहा है? फिर ये तो कोई मतलब तुक नहीं बनता ना। फिर आप क्यों कहते हैं जी कि क्वेश्चन आ रहे हैं? और फिर मैंने उस दिन भी आपसे अर्ज़ किया था कि जितने सवालात यहाँ पे आते हैं जिस महकमों के,
उनके कौन लोग यहाँ बैठे होते हैं, वो भी ज़रा आप देख लिया कीजिए। और दूसरा, वो थोड़ी सर्जिश कर दीजिए। मिसाल के तौर पर मेरा एक सवाल था कि इस शहर में, इस्लामाबाद में, कितनी गैर कानूनी जो बन रही हैं, स्कीमें बन रही हैं, हाउसिंग स्कीमें हैं, वो कितनी हैं? कोई रॉकेट साइंस थी कि सीडीओ को ये नहीं पता था, कि उनके पास ये इल्म ही नहीं है उनको कि कितनी बन रही हैं, कैसे बन रही हैं। यहाँ पे तूफान बदतमीजी है। जनाब स्पीकर, आप जरा गौर कीजिए कि ये कोई तरीका नहीं है। आप स्पीकर हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, तो मेहरबानी कीजिए, सर्जिश कीजिए जो मुतल्लका अदारा है जिसने ये जिसका ये जिम्मेदारी है कि उसने ये सवालात के जवाब देने हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी साहब, ये जिन मिनिस्ट्रीज के जवाब डेफर हुए हैं दोबारा दूसरी दफ़ा, उनके सेक्रेटरीज को समन करें। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। इट्स ए ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स जो सवालात भेजते हैं जी, तो इसको देखते हैं फिर। थैंक यू। चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर साहब ऑन सप्लीमेंट्री। मैंने तो गलती से दबा दिया मेरे ख्याल आपने बटन। मोहतरमा शमीम आरा पंवर साहिबा, क्वेश्चन नंबर प्लीज। जी, क्वेश्चन नंबर है 146। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी, मेरा सवाल ये है मिनिस्टर साहब से, इस वक्त मुल्क में गैर रजिस्टर्ड अफगानी कितने हैं? और दूसरा ये कि आजकल हर जगह अफगानी फैले हुए हैं। पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का इनका तरीक़ेकार क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उनका क्या वापसी का प्रोग्राम है या नहीं, और उनकी देखभाल के लिए तकरीबन सालाना कितना खर्च आता है? जनाब मोहम्मद तलहा महमूद साहब। ये तकरीबन जो गैर रजिस्टर्ड मेरे पास फिगर इस वक्त आ रही है 2022 की 56,909 है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम अभी एक स्कीम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इनकी रजिस्ट्रेशन जो है, जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं उनकी हम दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। वो ये कि जब पिछली हुकूमत अभी आई है लास्ट ईयर, जो इस वक्त नई हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद भी काफ़ी लोग जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। और उसके लिए हमने एक अपने तौर पर भी एक एक्सरसाइज की है जिसमें हमने वज़ारत दाखिला क्योंकि उसको देखती है कि जो लोग वीज़े पे आए और क्या वो वीज़े पे वापस गए उनका एक्सपायरी होने के बाद, या वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो उस हवाले से भी हम एक एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इस एक्सरसाइज के साथ हमारे पास जो मज़ीद अगर इस किस्म के कोई अनरजिस्टर्ड होंगे तो वो हमारे पास उसकी डिटेल आ जाएंगी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब ऑन सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं एक अहम अमर की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ हैं और हमारे पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में हैं, आना जाना होता है, लेकिन तोरखाम बॉर्डर पे जिस अंदाज में लोगों के साथ हरकत की जाती है, उनको जिस अंदाज में जलील किया जाता है, बैठने के लिए जगह नहीं होती, बारिश होती है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, जो भी माहौल है, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, दिक्के हैं। जनाब स्पीकर, वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। जो लोग आ रहे हैं या जो लोग अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी, वो वापस किसी काम पे जा रहे हैं तिजारत के नियत से, लेकिन वो वापस आकर यही कह रहे हैं कि इस ज़िल्लत से बेहतर ये था कि हम न जाते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अफ़गान बॉर्डर्स जितने भी हैं बशमूल तोरखाम बॉर्डर, इनमें लोगों के बैठने के लिए सहूलियात जिस तरह दीगर मुल्कों में होता है,
जब एक इंसान वहाँ दाखिल होता है किसी मुल्क से, तो उनके साथ क्या किस अंदाज में बर्ताव किया जाता है, सलूक किया जाता है? क्या उस अंदाज में यहाँ भी हमारे जितने भी तुर्खाम बॉर्डर के साथ दीगर बॉर्डर जो हैं जहाँ से आमद-ओ-रफ्त है, उसमें सहूलियात की फराहमी का कोई इंतज़ाम है इनके पास या नहीं? जनाब मोहम्मद तलहा महमूद साहब। जी, जनाब मोहतरम अब्दुल अकबर चित्राली साहब, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि बॉर्डर के ऊपर मसाइल हैं, लेकिन चूँकि ये डायरेक्टली मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसमें वजारत दाखिला भी है और वहाँ पे एफसी और बाकी जो अदारे हैं वो डील कर रहे हैं। अगर जनाब स्पीकर साहब आप मुनासिब समझते हैं तो मेरी मिनिस्ट्री को आप अपनी तरफ से अगर हदायत दें तो मैं इस चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ कि वहाँ के हालात को ठीक करने के लिए वहाँ पर उन लोगों को सहूलियात देनी चाहिए, जिसमें वजारत दाखिला का इमिग्रेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इसके अलावा जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हालांकि मेरे से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है और हमारी वजारत जो है अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उससे हट के इस पर कोशिश कर रही है कि वहाँ पर हमको ऐसे इंतजामात करें कि जिससे ये मामला जो है थोड़ा सा ठंडा हो, क्योंकि इस हवाले से हमारे पास भी बहुत सारी शिकायत आई है। आप जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप की बात में मैं एक चीज़ एडिशन करता हूँ। ख़ास तौर पे जो वहाँ पे मुश्किलात आ रही हैं वो अफ़गानिस्तान से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए, और हम अपनी इसमें कोशिश करते हैं कि उन पेशेंट्स को हम अपने तौर पे अकोमोडेट करें। और मैं अपने चीफ कमिश्नर जो हमारे कमिश्नरेट के चीफ कमिश्नर हैं उनको हदायत जारी की हैं कि एक छोटा सा सर्विस सेंटर हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से इन सब बॉर्डर्स पे बशमूल तोरखम बॉर्डर हम वहाँ पे इंस्टॉल करें। इसमें स्पीकर की तरफ से हमें अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो हम उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब on supplementary. Sir, I am surprised that अदी पवार साहबा जो क्वेश्चन किया था उनका सही जवाब नहीं मिला कि ये जितने भी हमारे अफगानी भाई जो हैं सिंध में आते हैं और उनकी इमिग्रेशन भी इजीली वहाँ दे कैन ट्रैवल इवन टाइम ऑफ 1980s। बहुत लाखों की तादाद में लोग आए और उनके शनाख्ती कार्ड भी बन जाते हैं, उनको सारी सहूलतें भी वहाँ मिलना शुरू हो जाती हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। तो इनका कोई किसी भी मुल्क में आप ऐसे तो नहीं जा सकते हो, कहीं भी आप जाओगे तो बॉर्डर होते हैं, उनकी इमिग्रेशंस होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमारे मुल्क में क्यों ऐसा है कि बिल्कुल ही वो आकर जहाँ आकर शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाकर डोमिसाइल बनाकर दे टेक एवरी एडवांटेज। तो इसका हमें मिनिस्टर साहब जवाब दें, कोई उसका कोई है इनके पास, किस तरह उसको कंट्रोल करेंगे? जनाब मोहम्मद तलहा महमूद साहब। जी देखिए, मैंने जो फिगर दी थी वो फिगर उस वक्त मेरे पास आएगी जब ये गैर रजिस्टर्ड लोग वापस जाएंगे। मेरे पास इस किस्म की कोई फिगर नहीं होगी कि इस वक्त गैर रजिस्टर्ड
अफगानी इस वक्त पाकिस्तान में कितने मौजूद हैं। मैंने जो 56,909 दी है वो 2022 में जो गैर रजिस्टर्ड अफगानी पाकिस्तान से वापस गए हैं उसका रिकॉर्ड हमें बॉर्डर से पता चलता है, लिहाजा हमने उधर से उसको कैच किया है। ये फिगर मैंने वो फिगर दी है, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जो आईडी कार्ड बना लेते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं, ये जुरिस्डिक्शन मेरी नहीं है, ये वजारत दाखिला की जुरिस्डिक्शन है। इसमें आप फ्रेश क्वेश्चन करें, वजारत दाखिला को बुलाएं। और मैं आपकी इस बात से वैसे ज़ाती तौर पे मुत्तफिक हूँ कि यहाँ पर इस तरीके के साथ गैर कानूनी आइडेंटिटी कार्ड भी बन रहे हैं और बेशुमार बने गए हैं और पासपोर्ट भी बनाए गए हैं। उनको रीचेक करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये वजारत दाखिला का काम है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन वजारत दाखिला को जाए तो बेहतर होगी। जनाब बशीर महमूद बशीर विर्क साहब। जनाब आली शुक्रिया। मेरा सवाल एतराज़ न समझा जाए। वजारत और उनके नुमाइंदे तला साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये बहुत बड़ा अलमिया है कि बाहर के ममालिक के लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आते हैं और हमारे पास कोई फिक्र नहीं है। बताया गया है कि 12 लाख और 13 लाख आदमी ये अफगान जो हैं यहाँ रजिस्टर्ड हैं। शुरू में बताया गया था 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में आ चुके हैं, अब ये फिगर 12 लाख 13 लाख बता रहे हैं। मैं इसके साथ ये भी अर्ज करूँगा कि ये वजारत दाखिला और वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये कौमी सतह पर गौर करना चाहिए कि ये जो फैमिलीज़ हैं इनके जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं। आया कोई ऐसा अदारा है जो बताया कि इनके कितनी आबादी में इजाफा हुआ है और इनके बच्चों की कहाँ इनको रिकॉर्डिंग की जाती है और क्या सूरत हाल है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ इलेक्शन के दौरान जिन लोगों ने वायलेशन की थी इंसानियत की, उनमें से पेशतर ऐसे हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क गए हुए थे। बड़े अफसोस की बात है। हमें अफगानियों से मोहब्बत है, प्यार करना है, लेकिन आबादी का ये जो इतना बड़ा फैलाव है इससे हमें रोकने के लिए ज़रूरत है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आया उनके बच्चों की पैदाइश के बारे में कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं। जनाब मोहम्मद तलहा महमूद साहब। जी, इसमें हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जो हमने पॉपुलेशन हवाले से मुख्तलिफ जगहों से जो लिया है। उसमें 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी 15.4% है, 5 से 11 साल के बच्चों की 21.6% है, 12 से 17 साल की उम्र की जो परसेंटेज है वो कुछ 14.4% है, 18 से 24 साल तक के जो पॉपुलेशन है उसकी 15.2% है, 25 से 49 साल तक की 24.6% है, 50 से 59 साल तक की 4.5% है और 60 साल से ऊपर जो है 4% है। ये फिगर्स तो हम ये ले रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने देखा है जहाँ पर जो ज़्यादा रिजर्वेशन है वो गैर कानूनी और जो जिन्होंने पाकिस्तान के कानून की वायलेशंस की भी हैं उस हवाले से ज़्यादा है। हमारा ताल्लुक जो है चूँकि रिफ्यूजीज से है और जिनको हम ACC कार्ड इशू करते हैं और दूसरे कार्ड हम जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके कार्ड इशू करते हैं, वो डिटेल तो हमारे पास होंगी, लेकिन जहाँ तक आप की रिजर्वेशन है वो ख़ास तौर पे वजारत दाखिला के साथ है। मैं समझता हूँ कि वजारत दाखिला को जहाँ पे बुलाएं और उनको पाबंद करें कि वो ये आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट और ये जो दूसरे मसाइल हैं ये उनके साथ है। अगर हमारी वजारत की किसी हवाले से ज़रूरत पड़ती है तो हमारी वजारत उस पर पूरा ताउन करेगी। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर, मिनिस्टर साहब के मुझे बताएंगे कि ये जो 12 लाख की फिगर है ये कब की रिकॉर्ड की गई है, और सेकंड ये कि लास्ट 6 मंथ्स में कितने अफगानी भाई हमारे पाकिस्तान आए हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन का बॉर्डर पे क्या तरीक़ेकार है,
और क्या वजारत दाखिला, फॉरेन अफेयर और इनकी वजारत मिल के कोई अफगान भाइयों के लिए जो पाकिस्तान आ रहे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी मुरतब करने का कोई इरादा रखते हैं? जी, मोहम्मद तला महमूद साहब। जी, ये 12,82,963 जो है ये हमारे पास पिछले सालों की फिगर्स हैं। और जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि मज़ीद अब हम इसको फ्रेश करें, तो उसके लिए हम एक ड्राइव एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने के लिए हमने प्लान किया है, जो अगले महीनों में उस ड्राइव एक्सरसाइज के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, जिसमें हम नादरा को भी अपने साथ मिला रहे हैं, जिससे हमारे पास सारी फ्रेश पोजीशन आ जाए कि इस वक्त कितने अफगान मुहाजिरीन जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और इनको यहाँ पर लाने के लिए हमें कोई उनको एक अट्रैक्शन देनी पड़ती है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये चूंकि लाखों लोगों की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का काम है, ये कोई एक आध दिन का काम नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है और उसमें हमें काफ़ी अमले की ज़रूरत है। इसमें हमने नादरा को भी अपने साथ इन्वॉल्व किया है, मुख्तलिफ एजेंसीज को इन्वॉल्व किया है। पिछले दिनों इस हवाले से हमने एक मीटिंग भी की और उसमें भी हमने यही फैसला किया कि हम इस सारी एक्सरसाइज को करेंगे और इसके लिए काफ़ी पैसों की भी रिक्वायरमेंट थी, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि अगले कुछ महीनों में हम इस एक्सरसाइज से ये सारी चीज़ें सामने ले आएंगे कि इसमें इस वक्त अनरजिस्टर्ड पूरे पाकिस्तान में कितने हैं, रजिस्टर्ड कितने हैं, वापस कितने जा चुके हैं, मजीद ऐसे लोग जो नई गवर्नमेंट आने के बाद आए हैं जिनका अभी मालूमात नहीं है, उनकी भी मालूमात जो है वो हम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, आप अपनी सीट पे आए, आपका साथ वाली सीट। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अफगानों को पासपोर्ट या शान कार्ड बनाना दरकिनार, ये बहुत दूर की बात है, इनको पता नहीं है। हमारा फाटा से जो ताल्लुक रखते हैं वो लोग जब यहाँ आते हैं या वहाँ रहते हैं, एजेंसी वाले उनको इतनी ही तंग करते हैं कि वो अपनी पासपोर्ट को पढ़ने पे तैयार है और अपनी कार्ड को पढ़ने पे तैयार है। वो कहाँ टांग बेचते हैं, कहाँ इस्लामाबाद बेचते हैं, इतनी ही तहकीक करते हैं। हम ये कहते हैं कि अफगान को तो नहीं बनाते हैं, नहीं बने हैं, बल्कि हमारा अपने पाकिस्तानी ख्वार है, उसको बनाने में थोड़ा सा आसानी फरमाए ताकि वो आसानी से वो हमारी तस्दीक पे वो उसकी तशफ़ी नहीं होती है, अपने कौमी मशरानों की तस्दीक पे उसकी तशफ़ी नहीं होती है। बस कभी कहाँ उसको बेचते हैं, कभी कहाँ उसको बेचते हैं। लिहाजा अफगानियों को बिल्कुल तो नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक बिल्कुल नहीं बनते हैं, बल्कि पाकिस्तानियों को नहीं बनते। उसके लिए इतना मुश्किलात है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आसानी की बात कर ले कि उसके लिए तो आसानी पैदा कर ले। थैंक यू। सवाल आ गया मोहम्मद तला महमूद साहब। जी, मैं जहाँ तक समझा हूँ जनाब मोहतरम मेंबर नेशनल असेंबली मौलाना जमालुद्दीन साहब की बात कि उन्होंने जो शिकायत का इज़हार किया है वो मेरा ख्याल है एजेंसियों से उनकी ज़्यादा शिकायत हैं जो मेरे इख्तियार में नहीं है। वो एजेंसियों के मामलात जो हैं मेरे से मुताल्लिक़ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, हमारी रजिस्ट्रेशन तो बड़ी एक आम तरीके के साथ, हम तो बल्कि अट्रैक्शन दे के उनको बुलाते हैं, जिसमें हमने अपने, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमने अभी 31 दिसंबर 2022 तक हमने अपनी ड्राइव एक्सरसाइज का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया है ताकि जिसने भी आना है वो आए और आके हमारे पास रजिस्टर्ड कराएं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनकी कैलकुलेशन को हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से पकड़ना है, वो हमारा काम नहीं है, वो एजेंसियों का काम है। उसके लिए आपको मुतल्लिका मिनिस्ट्री को बुलाना होगा। शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। क्वेश्चन नंबर प्लीज। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर है 149 149। आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जनाब स्पीकर, मैंने समंदर पार पाकिस्तानी जो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में काम करते हैं उनके मुश्किलात मसाइल वीज़े के सिलसिले में सवाल किया था। तो इन्होंने एक तरफ तो
ये क्या कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इसी जगह में तहरीरी तौर पर कहा है कि यूएई में चंद गैर मुल्की आजिरों की वजह से मसाइल का सामना है, ताहम इन ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को उनके वज़ाकदा मेयार और अमल के मुताबिक वीज़े जारी हैं। एक तो यहाँ तज़ाद है कि एक तरफ कहा जा रहा है कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, यहाँ जवाब दिया गया है कि वो ममालिक जहाँ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है वहाँ पर पाकिस्तानी मिशंस कम्युनिटी में वेलफेयर असासा CWAs तकर्रुर किए जाते हैं, जिसमें सऊदी अरब में 6 CWAs और UAE में 3 CWAs शामिल हैं। और हाल ये है कि सऊदी अरब में 6 नहीं हैं इस वक्त, और UAE में कोई CAS नहीं है। नो क्रॉस टॉक नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? मेरी जो मालूमात हैं, क्या ये दुरुस्त है कि UAE में कोई CAS नहीं है? और सऊदी अरब में जो इन्होंने कहा है कि UC में CWA ये बिल्कुल नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? ठीक। मोहम्मद तला महमूद साहब, सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टू आंसर। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मौलाना साहब का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है आज, लेकिन मैं इनकी वजाहत के लिए और इनको इस चीज़ की आगाही दूं कि ये 6 लोग वहाँ पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और 3 UAE में है, जिसमें से 1 वैकेंट है सीट, बाकी लोग मौजूद हैं। डिटेल भी अगर चतराली साहब चाहेंगे तो हम उनको डिटेल भी दिलवा देंगे मिनिस्ट्री से। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे ज़ाती तौर पर एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 9 था आलिया कामरान साहिबा का, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि EUBI एक ऐसा इदारा है जो रिटायर्ड मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए है, आपसे चेयर से डायरेक्शन चाहेंगे कि उसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं मिनिस्ट्री में जिसमें लॉ मिनिस्ट्री में पड़े हुए हैं, कुछ ऐसा है कि सूबों के साथ इश्यूज हैं, उसमें सफ़र जो है वो रिटायर्ड मुलाजमीन कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए और मुख्तलिफ इदारों में अपनी ज़िंदगी सर्फ की है। आज उनकी वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर आप मेहरबानी करके ये क्वेश्चन कमेटी भेज दें और डायरेक्शन दे दें कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए, क्योंकि ये वो गरीब और मजलूम तबका है जो आज सफ़र कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों में बैठ के सेक्रेटरी साहिबान, अफसरान साहिबान उसको उस तरीके से टेकअप नहीं कर पा रहे हैं और इशू को लेंथी कर रहे हैं। सफ़र गरीब आदमी कर रहा है, ना EUBI का पैसा बढ़ता है, ना EUBI को सही मानों में कंट्रीब्यूशन होती है उन इदारों की तरफ से, जो कि कानून साजी की ज़रूरत है। तो आपसे मेरी चेयर से रिक्वेस्ट है कि इस पर आप कोई रूलिंग, कोई डायरेक्शन जारी करें, ताकि इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम और वो अवाम जो कि EUBI से मुसल्लक है, जिनकी रोज़मर्रा की सारी ज़रूरतें EUBI के इस पेंशन से पूरी होती है, तो चेयर से ये रिक्वेस्ट है कि कोई रूलिंग, कोई डायरेक्शन दे ताकि इसके लिए ये तमाम मिलकर बैठ के ये मसला जल्दी हल करें। थैंक यू सर। थैंक यू। दिस क्वेश्चन इज रेफर्ड टू द कंसर्न्ड कमेटी विद द डायरेक्शन कि इस पे जिस कानून साजी की जरूरत है वो की जाए। सप्लीमेंट्री जी, वो बात हो चुकी है उसमें, वो हो चुकी है बात, ऑलरेडी हो चुकी है उसमें। लीव एप्लीकेशन के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लेते हैं। लीव एप्लीकेशन, चौधरी जुल्फकार अली भिंडर has requested for the grant of leave for 14th November 2022. Is leave granted? Granted. Mohtarma Kishf Zahra has requested for the grant of leave for 14th November 2022. Is leave granted? Granted. Dr. Zulfikar Ali Bhatti has requested for the grant of leave for 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Mir Ghulam Ali Talpur has requested for the grant of leave for 21st and 22nd November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Salahuddin has requested for the grant of leave for 21st to 25th November 2022. Is leave granted? Granted.
Mr. Ahmed Raza Manika has requested for the grant of leave for 21st and 22nd November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyid Mahmood Shah has requested for the grant of leave for 10th, 11th, 14th and 17th November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyid Hussain Tariq has requested for the grant of leave for 20th and 20th to 22nd November 2022. Is leave granted? Granted. Let's take some business. उसके बाद फिर आज सबके पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेते हैं जी, लेंगे बिल्कुल। देखिए मौलाना साहब, लेकिन ये बिजनेस बिल्कुल मौका मिलेगा आपको इंशाल्लाह, डोंट वरी। से आइटम नंबर 3, it's a calling attention notice. Mohtarama Alia Kamran to move item number 3, calling attention of the Minister of Information and Broadcasting. जी मोहतरम, मैं वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बाइस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर बढ़ती हुई रियानियत से मुतल्लिक है। चौधरी हामिद हमीद साहब। Please make a brief statement. जी जनाब स्पीकर, इसमें सेक्शन 20 ऑफ पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 अमेंडेड एक्ट पैमरा 2007 read with rules 15 of Pembra rules 2009 regulation 18 of Pembra television broadcasting station operation regulation 2012 and class 3 of electronic media program and advertisement code of conduct 2015 prohibited all license from promoting these violence. इसमें मजहबी आरा मुतसादम ना हो, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, इदारों की किरदार कशी, हेट मटीरियल, पोर्नोग्राफी, बुरियानी फाहशी पर वक्तन फ़वक्तन पैमरा ये एक्ट करता है और इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से नोटिस भी सर्व करता है। इस पर बड़ी अच्छी कानून साजी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और इसमें डिपार्टमेंटल इलेक्शंस भी बहुत सारे हुए हैं। इस पे नशरियात को का भी तात्तुल जो है वो किया जाता है, और बहुत सारी आपने देखी होगी कि हेट मटेरियल्स के हवाले से एप्लीकेशंस भी मिनिस्ट्री को आई और उस पर बर वक्त एक्शन भी लिया गया, कि जिस पे मैं समझता हूँ कि इसमें अब चूँकि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ें बढ़ी हैं, तो इसमें बहुत सारी और जो फाजिल मेंबर ने यहाँ पे लेजिस्लेशन के हवाले से कहा है कि उसमें बड़ी कमज़ोर लेजिस्लेशन है, तो इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि इसमें मज़ीद लेजिस्लेशन की जाए, मज़ीद रूल्स जो हैं वो बनाए जाएं, और मिनिस्ट्री का भी यही ख्याल है कि हमें ये कमेटी को रेफ़र करना चाहिए। ये बिल्कुल आज का ये इशू जो है मैं समझता हूँ कि इसको टेकअप करना चाहिए। थैंक यू। मोहतरमा आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। मैं इजाज़त चाहूँगी थोड़ा सा मुझे ज़रा इस पे अगर रोशनी डालने दें, और आप देंगे भी ज़रूर इंशाल्लाह। जी मोहतरम, बजा फरमाया इन्होंने, लेकिन अगर इन मामलात को देखा जाए तो हुकूमत की गिरफ्त इन पे कमज़ोर है। आज की इस दुनिया में जब इश्तहारबाजी जो है और अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को हर फोरम के ऊपर जो है उनकी तशहीर की जाती है, अगर ये तशहीर जो है वो कानून के दायरे में हो, सच पे मबनी हो, इखलाक के मुताबिक हो, तो किसी को इस पर एतराज़ नहीं होगा। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि इश्तहारबाजी के इस मुहिम के अंदर जो खातून है उसको एक शो पीस बना दिया गया और एक प्रोडक्ट के तौर पर उसको मुतारिफ कराया जाता है, और तरफ़े तमाशा इस पर यह है कि इखलाक बाख्ती से भी मज़ीद गिर जाया जाता है। बहुत ये गलत है, जो कि ना सिर्फ हमारे मुल्क के इस्लामी तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ है, बल्कि हमारे कल्चर भी इसकी इजाज़त नहीं देता। आइन का आर्टिकल, जैसा इन्होंने बताया, हमारा आइन का आर्टिकल 31 ये कहता है कि
रियासत की जिम्मेदारी है कि इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जाए, तो किस कानून के तहत मीडिया को ये आज़ादी है? वो ठीक फरमा रहे हैं कि इस पे कानून है, लेकिन दिन रात मुसलसल हम मादर पिदर आज़ादी को फ़रोग़ दे रहे हैं इस मीडिया पे। हम ऐसे एहसासात, जज्बात को, ऐसी ज़ूम आईनी बातों को फ़नी फैमिली शो के नाम के ऊपर बच्चों के जहनों में सवालात छोड़े जा रहे हैं। पहले तलाक जो है हर दूसरे ड्रामे का एक हिस्सा दिखाई जाती थी, मगर अब एक जो शर्मिंदगी की बात है कि एक एहतराम का रिश्ता हर दूसरे ड्रामे के अंदर बहनोई साली की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कि जो इंतहाई शर्म की बात है। और हम अपने कल्चर को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, उन बच्चों के जहनों में जो हमारा मुस्तकबिल है, हम क्या चीज़ें उनको सिखा रहे हैं, उनकी कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं। शराब नोशी दिखाई जाती है, तंबाकू नोशी दिखाई जाती है, और नीचे एक स्लाइड आ जाती है कि तंबाकू नोशी, शराब नोशी जो है ममनू है, या इवन जादू टूना जो होता है जी ये हराम है। तो वो बच्चे वो चीज़ें तो वो सीन तो देख लेते हैं, लेकिन वो उन स्लाइड्स को नहीं पढ़ पाते। तो इस तरह से ये चीज़ें हर दूसरे ड्रामे में हो रही हैं, और हम वक्त के साथ साथ जो है इस चीज़ पे कंट्रोल हुकूमत होती जा रही है। कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जो इस तरह की ये चीज़ें हैं इनको कम किया जा सके। तो इसके ऊपर मुझे कोई मैकेनिज्म बताइए, या इसका हल जो है सिर्फ कानून साजी है, या अगर जो मौजूदा कानून साजी है क्यों नहीं उस पर जो है काबू पाया जा रहा उसके मुताबिक। थैंक यू। चौधरी हामिद हमीद साहब। जी जनाब स्पीकर, इसमें बड़ी अच्छी मेरी बहन ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जो लॉ है, जो रूल्स है, उस पर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और मिनिस्ट्री के पास जो उसकी डोमेन है, जितनी शिकायत 63 के करीब शिकायत मिनिस्ट्री को मौसूल हुई और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया गया, और उसकी ग्रीवेंसेस जो थी वो हमने जब तक वो क्लियर नहीं हुई, मिनिस्ट्री ने उनको नोटिस जारी किए, और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने 41 एडवाइसेस इनको जो है वो जारी किए हैं, कि जिनमें अज खुद मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया जो प्रोग्राम नहीं चलने वाले थे उनके ऊपर इस्लाह की, और जो उनकी चेक एंड बैलेंस की हमारी पॉलिसी थी उसको हमने इन्वोक किया है। कि मैं ये मेंबर के साथ इत्तेफाक करता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, कि हमें जाना चाहिए। आप ये रेफर करें कमेटी को, मिनिस्ट्री के पास भी प्रपोजल्स हैं जो हम इस पे काम कर रहे हैं, कि ताकि आने वाले दिन में शफाफियत को मज़ीद निखर के सामने आना चाहिए। जिस तरह बहुत सारे ड्रामा सीरियल नैब के केसेस पे बने, और दीगर इदारों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए बहुत सारा हेट मटीरियल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए पब्लिश किया गया, कौम की ज़हन साजी करने के लिए। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी आपने माजी में देखे होंगे कि जिनको इन्होंने वहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश की है। मिनिस्ट्री ने अपने ताई ये कोशिश की है कि हम उसको उन पैरामीटर्स के अंदर रह के, उन कदगनों के अंदर रह के हम इनके ऊपर काम करें, और मिनिस्ट्री ने अपनी हद तक जितनी कोशिश थी इन्फोर्स करने की उसको किया है। बहुत सारे मामलात में हमें कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें उन नोटिस को चैलेंज किया जाता है, जिसपे मिनिस्ट्री उनका भी दिफा करती है, और कोर्ट में हम जाके प्रॉपर इसकी प्रोसीडिंग वहाँ पे कर रहे हैं। मज़ीद इसमें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कमेटी को रेफर करें। जो रूल्स हैं, जो इनका बिजनेस है, हम उनको थॉरोली देखें, ताकि इसमें एक अच्छी लेजिस्लेशन प्रपोज हो सके, कि ताकि कोई आने वाला जो सिस्टम है, कोई किसी के मजहब पे, कोई किसी के मसलक पे, और फहाशी और उरियानी को मिनिमाइज करने में हमें सपोर्ट मिल सके। थैंक यू। जनाब सलाहुद्दीन अयूबी साहब, एक सवाल कीजिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये कोई मज़हब की बात, ये इस्लाम की बात है। अभी मॉर्निंग शो में, या जो अभी वो इश्तिहार की बात कर रहे हैं, हम इतना गिरा हुआ कौम है कि हम कमाई बिहाई में करें। इजाफात कल हया फलिमा अलहया 19 मिनल ईमानी। 15 साल की लड़की इसको जो दर्स दे रहा है कि आप लड़कों को किस तरह मायल करें, ये शर्म की बात है। हम किस तरह कौम है, हम किस तरह मुसलमान हैं,
इस्लाम ये है कि हमने इसको इस तरह बेलगाम छोड़ दिया है? बेहयाई, फहाशी और मीडिया इस तरह होनी चाहिए, मॉर्निंग शो भी इस तरह होनी चाहिए कि हम अपने लड़की को इसी तरह देख सकते हैं। जब हम अपने लड़की को इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने बहन को, अपने बीवी को, तो फिर यह कानून किसके हाथ में है? जब एक मुल्क इस्लामी मुल्क है, फिर इस्लामी मुल्क में ऐसी चीजें जनाब स्पीकर साहब क्यों हो रहा है? इसमें क्या अभी से यह कानून साज इदारा है तो इस कानून साज इदारे में इसका हल निकाला जाए। तो अभी बेहाई आसमान पे पहुंच गए जनाब स्पीकर साहब। ये बेहाई, ये उरियानी, ये हमारी नस्ल तबाह हो रहा है। नशे की चीजें भी हमारी, ये जो ड्रामा है और या जो मॉर्निंग शो है वो भी इसके लिए दर्श दे रहा है। और ये जो बिहाई के लिए जो दर्श है जनाब स्पीकर साहब, खुदा के लिए ये एक ठोस फैसला होनी चाहिए। ओके, जनाब चौधरी हामिद हमीद साहब, मुख्तसर सा जवाब दीजिए प्लीज। जी सर, कोई भी चीज़ मैंने जैसे पहले अर्ज की कि कोई भी चीज़ हम रूल्स और प्रोसीजर से अबव नहीं कर सकते। इसमें जो मैंने सलाउद्दीन अयूबी साहब की बात सुनी है कि मॉर्निंग शो में जिस तरह का वर्गलपन आया और अगर उसकी कोई कंप्लेंट्स आई है और अगर मिनिस्ट्री ने उसमें देखा है कि इन्होंने तजावुज़ किया है, रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई तजावुज़ किया है, तो मिनिस्ट्री उसको देखती है। और अगर पर्टिकुलर इनके पास कोई ऐसा केस, कोई ऐसा प्रोग्राम कि जिसकी ये मेंबर निशानदेही करना चाहें, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें वो बताएं ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें इस फ्लोर ऑफ द हाउस। शुक्रिया। जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब। शुक्रिया जनाब मोहतरम स्पीकर साहब। यही सवाल मैंने पहले भी यहाँ तवज्जो दिलाओ नोटिस के ज़रिए असम्बली के फ्लोर पे दिया था और वो अभी कमेटी में है, कमेटी को रेफर हुआ था, वो अभी भी कमेटी में है। उस पर एक दो इजलास हुए हैं मेरे ख्याल में, लेकिन जो हामिद हमीद साहब फरमा रहे हैं कि इसके लिए कानून में हुक्म है, तो आप ये ऑर्डर दे दे। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ टीवी नहीं देख सकते हैं, इसलिए कि वहाँ ऐसे इश्तहार आते हैं कि हम शर्माते हैं, हमारे आंखें शर्माती है। तो लिहाजा आप रूलिंग दे दे कि कमेटी एक कानून बना ले, ऐसा कानून कि उस कानून के लिए अदालत भी हायल न हो। हमारे अक्सर ऐसी ही चीज़ें होती है यहाँ मुल्क में कि अदालत हमारे लिए रुकावट है। एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हमारे माए, जो जिसके हवाले से शरीयत ने यह फरमाया है कि इसके पाँव में जन्नत है। मैं क्वेश्चन आर कर रहा हूँ। आपका सवाल आ गया, अभी हामिद हमीद साहब से जवाब लेते हैं जी। इसमें बिल्कुल मेंबर साहब की, फाजिल मेंबर की, हामिद हमीद साहब, फाजिल मेंबर की बड़ी जायज़ बात है। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि इसको कमेटी में रेफर करना चाहिए ताकि इस पे मजीद लेजिस्लेशन हो सके। थैंक यू। ये कॉलिंग अटेंशन का जो अभी बात की है फाजिल मेंबरान ने भी, और तो इसको कमेटी को रेफर किया जाता है। जी, मैं टर्न बाय टर्न देता हूं, जैसे जैसे आए ना, जैसे जैसे नाम लिखे हुए हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मैं चित्राज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो टाइम दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं एक दो बातें करना चाह रहा था। आज मीडिया में जो एक बेचैनी, वो खुद भी बेचैन हुए हैं मीडिया वाले, और साथ सारी कौम को भी बेचैन कर रहे हैं। तो मेरी इस फ्लोर से इस्तदा है मीडिया को कि ये प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है आज से, इसकी सैंक्टिटी जो है बरकरार रखें। इसकी बदकिस्मती है हमारी कौम की कि पिछले 75 साल में
ये सारी लाइनें जो हैं वो ब्लर हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करता है मुख्तलिफ अदारों में। बदकिस्मती कह सकते हैं, उनमें हम सियासतदानों का भी बड़ा रोल है। दावत गुनाह देने में वक्तन फ़क्तन सियासतदानों ने अपना किरदार अदा किया, लेकिन एक अदारा आज 75 साल के बाद ये बरमिला कह रहा है कि हम न्यूट्रल हैं और हम अपना जो एक सियासी रोल था, सियासी रोल जो है, क्वाज़ाई रोल जो है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है, उसको तर्क करके अपने आईनी रोल में, जिसका एक अपना तकद्दस है मुल्क की दफा का। नो क्रॉस टॉक प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। जी ख्वाजा साहब। उस रोल में हमारी अफवाज पाकिस्तान वापस जाने का उन्होंने बाकायदा एक अनाउंसमेंट की है और उस न्यूट्रलिटी को जो है इमरान खान साहब जो हैं वो उसको एक ताना बना दिया उन्होंने। मैं उस तफसील में जाए बगैर जो है ये बात जो है, प्लीज आप मैं जिस स्पीकर के पास फ्लोर है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं जब आपस में ऊंची आवाज से मैं दरख्वास्त करूंगा पीछे जो गपबाजी हो रही है कि मैं थोड़ी सी सीरियस बात कर रहा हूं, तो बाद में जो है उसको। जी प्लीज आप जारी रखें। ये सिलसिला जो है अगर आज 75 साल के बाद जो है किसी ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहां पे हम ये एतमाद के साथ कह सकते हैं कि तमाम अदारे जो हैं वो अपने आईनी रोल में जो है, ये गैलरी वाले से बात नहीं हो सकती, जरा इनको ये समझाएं भी कि पार्लियामेंट गैलरी में बैठे हुए मेहमान जो हैं वो आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते। प्लीज इससे इज्तनाब फरमाएं। और आप यहां हाउस में बैठे हुए MNAs के साथ भी कोई राब्ता या किसी किस्म की गुफ्तगू या इवन सलाम अलैकुम भी नहीं कर सकते। शुक्रिया। गैलरी च बह गए हो तो कम से कम थोड़ा सा एहतराम भी करो। जनाब स्पीकर, मैं फिर मौजू की तरफ आता हूं कि एक हिजान है जो इस वक्त आज जिस तकर्री का प्रोसेस का आगाज हुआ है, एक हिजान बर्पा करती है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार के लिए जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं या इक़्तिदार की जुदाई में और उस गम में जिस तरह वो पागल हुए हैं, वो अपने तमाम तर जो हरबे जो हैं उससे मुल्क की कौम की वहदत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदारों की इज्जत और एहतराम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं अदारों ने 4 साल तकरीबन गैर मशरूत उनको सपोर्ट किया है। अगर वो बावजूद उनकी सपोर्ट के अगर वो कुछ नहीं कर सके सिवाय इस मुल्क में भूख और गुर्बत, करप्शन और ये सारी जो है अपनी लेगेसी के तौर पे छोड़ गए हैं, तो आज उन अदारों के ऊपर अटैक ना करें, बल्कि शर्मिंदा हों कि उनके ताउन के बावजूद आप इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सके। मुझे PTI के जो अरकान यहाँ पे बैठे हुए हैं इस ऐवान में, उनमें एक साहब ने बताया कि हम जब उनसे कौम के लिए, आवाम के लिए, अपने हलकों के लिए फंड्स मांगते थे, तरक्याती फंड्स मांगते थे या उनको इकोनॉमी के मुतल्लिक जो है कुछ कहते थे, तो आगे से कहते हैं यार इन चीज़ों से वोट नहीं मिलते, आप सिर्फ चोर चोर कही आओ, उससे आपको बड़े वोट मिलेंगे। यानी ये उस बंदे की फिलॉसफी है
जो चंद रोज के बाद 26 तारीख को जिसने अनाउंस किया है कि उसने पिंडी में आके धरना देना है। टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है, उसके वर्कर जो हैं, जो भी 1000-1500 रोजाना इकट्ठा होता है, वो जीटी रोड पे रुल रहा है और वो खुद ऑनलाइन जो है वहां से उनसे खिताब करता है। मैं यहां पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूंगा। मैंने हाउस से बाहर भी किया है, लेकिन मैंने चाहता था कि हाउस के रिकॉर्ड पे भी आ जाए कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं यहाँ पे अभी मैं एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे गया हुआ था। हामिद मीर साहब जो है वो कॉम्पेयर थे या वो एंकर पर्सन थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस बंदे को एक गोल्ड मेडल मिला था, वो भी इसने बेच दिया है, उनके पास स्टोरी है वो। और आज 8 बजे उन्होंने स्टोरी जो है पता है अभी 8 बजने में टाइम है, उन्होंने स्टोरी बतानी है। गोल्ड मेडल इंडिया ने दिया, उसने वो भी बेच दिया। अब हिसाब लगाएं ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है, हमें उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। हम लोगों को जो रूलिंग अशराफिया जो है, हुक्मरान अशराफिया के अफराद हैं, जो हम इंडिविजुअल्स जो हैं जो रूलिंग अशराफिया बनाते हैं कि इस तरह का शख्स जो है वो बरसर इक़्तिदार किस तरह है। ये बात नहीं कि तोशा खाने से लोगों ने पहले तोहफे नहीं लिए, पहले भी तोहफे लिए हैं, हर हुकूमत ने लिए हैं, हमारी हुकूमत ने भी लिए, उससे पहली हुकूमतों ने भी लिए। पिछले 50, 60, 70 साल का पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन तोहफे बेचने वाला बंदा जो है ना वो ये है कि पहले बेचता था, फिर उसके बाद जो है खजाने में पैसे जमा कराता था। जो तारीखें हैं बेचने की और जमा कराने की वो बात साबित करती हैं। मैं बार बार जो है कहता हूं कि मुकदमा करो, अदालत में जाओ, खाली बढ़ के नहीं मारो, अदालत में जाओ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अभी और चीजें आ रही हैं। इसने बाकायदा गैर मुल्कों से तहाइफ मिलना जो है उसको कारोबार बनाया हुआ था इसने। ये किस तरह बरसर इक़्तिदार आया, किस तरह इंजीनियर किया गया ओवर 10, 12, 15 ईयर्स इसको बरसर इक़्तिदार लाना। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जो मेंबरान हैं या जो हुक्मरान अशराफिया से जिनका ताल्लुक है, जिनके पास किसी ना किसी दौर में इस मुल्क की हुक्मरानी रही, इसमें सिर्फ सियासतदान जो है वो जिम्मेदार नहीं है, इसमें बाकी तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर के सारे जिम्मेदार हैं। और उस शख्स को बावजूद इन तमाम बातों के there is a large number of supporters he has in this country. इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप ये भी देख लें कि इस शख्स को बर्दाश्त करना या उसको लीडर तस्लीम करने वाले लोगों का क्या मॉरल्स होंगे या उनकी क्या सोच होगी। ये लम्हा फिक्री है सारी कौम के लिए कि हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कहां पे पहुंच चुके हुए हैं, कि हम अपने लीडर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है देख रहे हैं, तश्तज़बाम हो रही हैं, आंखों के सामने नजर आ रही हैं और हम उनको इग्नोर करके उनको अपना लीडर मान रहे हैं। बाकी तो स्टोरियां हैं, कोई सच होंगी, कोई झूठ होंगी, कोई कंस्ट्रक्ट की होंगी, लेकिन ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गले के अंदर इसका हाथ था और पकड़ा गया है, वो डिनाई नहीं कर सकता। और आज देखें, पहले अमरीका इसी हॉल में जब वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसने कहा यह अमरीकी साजिश है। 2, 4, 5, 6, 7 महीने के बाद उसको यह ख्याल आया कि अमरीका को नाराज नहीं करना चाहिए।
और कहता भी रहा, वो जो वीडियो या ऑडियो जो है कि खेलना है से अमेरिका का नाम नहीं लेना, वो इंपोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, वो कहाँ गए? और किसी अमेरिका बरे जिम्मा हो गया, उसको इन्होंने बेकसूर करार दे दिया। उसके बाद दूसरा इल्ज़ाम था कि फौज ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी मदद की है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उनको भी बरी जिम्मा करार दिया। ये एक लिहाज से ब्लेसिंग है कि उन्होंने तस्लीम किया है कि ना एजेंसियों का काम है ना अमेरिका का काम है, ये इस ऐवान के मेंबरान का काम है कि उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम रोक तो सकते थे ना। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहां पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भैया इंटरवीन करो और ये मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको रोको और मेरा इख्तिदार बचाओ। जनाबे स्पीकर, कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी अशराफिया को। मैं अभी एक मीडिया को इंटरव्यू दे के आया हूं कि यहां पे सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियंस ने, हम अपनी पहले गलती तस्लीम करते हैं, अपनी बरादरी की गलती तस्लीम करते हैं कि 75 साल में शायद हमने जिन तवक्कुआत के साथ हमें इस ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान में भेजा जाता है, हमने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाती है जो इंतजाम और इंसराम जो है इस मुल्क का जिनके हाथ में है। क्या वो ये चीज एतमाद के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने 75 साल में इस मुल्क के साथ हुक्मरानी जो है, जो परपेचुअल हुक्मरानी तो उनके पास रही है, हम तो कभी आते कभी चाहते हैं, कभी मार्शल लग गया, कभी फौज आ गई, कहीं रुल गए, कभी जेल में चले गए, लेकिन परपेचुइटी में अगर किसी की हुक्मरानी रही है तो ब्यूरोक्रेसी की रही है। या एस्टैब्लिशमेंट को मैं बाद में लाता हूं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रहे, हैंड इन ग्लव्स विद एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। They must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today. उसके बाद मीडिया, आप मीडिया देखें, मैं एहतराम करता हूं मीडिया का, आजादी राय जो है वो एक बड़ा मुकद्दस हक है, उसका एक अपना तकद्दस है। ज्यादा दूर न जाए, आज ही देखें, सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, समरी आ गई, समरी चली गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, डोजियर आ गए, किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये अदारे कमर्शियल हो चुके हुए। जनाब स्पीकर, 10% ऑफ कमर्शियल टाइम पब्लिक सर्विस मैसेजेस के लिए मुख्तस है, पैमरा का लॉ है, पैमरा उसको इन्फोर्स नहीं कर रहा। बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, पैमरा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वो टाइम जो है वो रात के 12-1 बजे जब कौम सोई होती है तो वो पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं। इकोनॉमी का बुरा हाल है, यहां पे बचत और कफायशारी की जरूरत है, या आप इकोनॉमी के मतलब दूसरी चीजों के मतलब लोगों को आगाही दें, यह आपका काम है, लेकिन कोई जो है ना उसको तवज्जो नहीं दे रहा। उसके बाद हमारी एस्टैब्लिशमेंट 4 दफा टेक ओवर पाकिस्तान में किया है उन्होंने। 35, 37, 36 साल जो है डायरेक्ट हुक्मरानी की है। 11 साल अयूब खान के, 3 साल याया खान के, वो 10-11 साल जनरल ज़िया के, और 8-9 साल जो है आप जनरल मुशर्रफ के लगा लें। आज जिस यहां पे भी ये खड़े हैं, इन हुक्मरानियों की भी जो 13, 36, 37 साल की है, उनकी जिम्मेदारी भी है। फिर जो है उसके बाद जो है
डायरेक्ट हुक्मरानी नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हुक्मरानी जो है बाय मैनेजमेंट जो है करते रहे। तो आज ये वक्त है, एक ऐसे मोड़ पे जनाब स्पीकर हम खड़े हैं। हमारा बिग बिजनेस देख लें, आप एफबीआर का देख लें, टैक्स उठा के देख लें कितने लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें मार्केटें रात के 12-1 बजे, हमारे यहां पे बिजली की लोड शेडिंग होती है। हमारे पास बिजली जो है लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए काफी नहीं है। गरीब आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। ये तमाम मार्केटें जो हैं जो रात के 12-1 बजे तक खुलती हैं, अल्लाह ताला ने हमें सूरज की रोशनी से नवाजा है, अपनी रोशनी से नवाजा है, अपने नूर से नवाजा है। उसमें आधा दिन असी सुते रहने, 1:30-2 बजे हम मार्केटें खोलते हैं। ये जमाने में पनपने की वाली बातें हैं। क्या किसी को एहसास है इन सारी बातों का? एक ही आजकल इशू है, कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में। इस मुल्क में बहुत दफा आर्मी चीफ जो है आए चले गए, रिटायर हुए। एक ट्रांजैक्शन है जो हर 2-3 साल बाद 3 साल बाद कभी लेट हो जाती है। जब हुक्मरान होते हैं वो जो है जनरल ज़िया साहब देख लें, जनरल मुशर्रफ साहब देख लें, जनरल अयूब देख लें। लेकिन ये हिजान जो है ये हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, जब ऐसे वक्त में जबकि हमारी इकोनॉमी वीक है, कमजोर है, हम अपने पांव पे माशी तौर पे खड़ा नहीं हो सकते, हम एक ऐसी चीज के बाद अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जल्द ये चीज जो है ये मरहला जो है गुजर जाए, ताकि कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जो है हम रवां दवा हो सकें। लेकिन मेरी इस फ्लोर से ये गुजारिश है, ये तमाम तबकात जिनको मैंने एड्रेस किया है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, एक पॉलिटिकल लेगेसी का मालिक भी हूं या जानशीन भी हूं। मैं ये सोचता हूं, व्हेन आई लुक बैक 6-7 दहाइयां पीछे मैं देखता हूं तो पाकिस्तान ने खोया है, पाया कुछ नहीं है। पॉलिटिकल कल्चर जो आज से 15 या 20 साल इस हाउस में बड़े ऑनरेबल मेंबर्स जो है ना पहली दफा आए, कोई दूसरी दफा आया है। लेकिन जो 90 की दहाई में शाह साहब बैठे हुए हैं और मेरे बड़े दोस्त बैठे हुए हैं, जो उस वक्त पॉलिटिकल कल्चर था, 10 गिरबान थे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, लेकिन फिर भी एक कल्चर मौजूद था, एक पॉलिटिकल कल्चर जिसमें लिहाज था, आंखों में हया थी, कोई रिवायात थी, सब के सब मलियामेट हो गई। हु विल शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो क्यों मलियामेट हो गई हैं? रवायात, माशरे की रवायात, तो सियासी रवायात भी, माशरे की आम रवायात जो होती हैं जिन पे माशरे की बुनियाद होती है, जिन पे मुआशरा खड़ा होता है, सारी रवायात जो है, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, मैं कि मजहबी हमारे जो रहनुमा है वो किधर चले गए, वो किधर है इस वक्त? हर चीज जो है, हर चीज, मैं थोड़ी सी लाइन क्रॉस की तो मेरे पे कोई इल्जाम ही ना लग जाए, लेकिन ये सारी की सारी जिम्मेदारी कोई बरी उस जिम्मा नहीं है इससे हर तबके की, हर चीज कमर्शियल हो चुकी है यहां पे। जनाब स्पीकर, लेट्स होप एंड प्रे कि वी क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड इन नेक्स्ट 2-3 डेज। अल्लाह का फजल है, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जिस तरह नाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह ये उम्मीद की जा रही है कि वजीर आज़म जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का है, प्रेसिडेंट जो है वो पीटीआई का है, ये समरी भेजेगा, वो समरी पे बैठ जाएंगे। मुल्क का सोचें, पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह की तयनाती है,
जो 7-8 लाख या 9-10 लाख जो है बाकी अफवाज भी शामिल कर ली जाएँ, एयरफोर्स और नेवी, उसके एक लीडर की, एक चीफ की तयनाती है, जिनके हाथ में हमारी मुल्क का हिफाजत का जिम्मा है, जो बरमला कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है। लेट्स सपोर्ट देम, उनको ये अपॉर्चुनिटी दें, हम सियासतदान ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने इस प्लेज को, अपने इस वादे को पूरा कर सकें, और जो आइन और कानून ने उनको हक या ड्यूटी या फर्ज दिया है उसको वो निभा सकें। मुझसे पूछा गया कि क्या आप और पिंडी एक पेज में हैं, ये बाहर पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने उनको जवाब दिया पेज सिर्फ आइन और कानून का है और कोई पेज नहीं है। इमरान खान की तरह ये मफादात का पेज कोई नहीं है, मफादात का पेज नहीं है, यहां पे सिर्फ आइन और कानून का पेज है और हम उस पेज पे एक हैं। तमाम अदारों को उस पेज पे एक होना पड़ेगा, चाहे ये अदलिया है। मैंने जब इक्तदार के कंपोनेंट्स की बात की, मैं अदलिया का नाम भूल गया। को अदलिया की तारीख भी को काबिल फख्र नहीं है हमारी तरह। उनकी तारीख में भी बड़े बड़े जो है, जिसको कहते हैं वो ऐसे लम्हात आए जिसको ना याद किया जाए तो बेहतर है। तो जब तक सारे अदारे जो हैं वो एक पेज पे नहीं होंगे और वो पेज जो है मफादात का पेज नहीं होगा, वो पेज जो है आइन और कानून का पेज होगा। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम जो है, जिसमें से 3.5 करोड़ जो है इस वक्त खुले आसमान के नीचे है, उनके मफादात का पेज नहीं होगा जब तक, स्पीकर साहब, जब तक मेरे ज़ाती मफाद का पेज या किसी और के ज़ाती मफाद का पेज या किसी ग्रोही मफाद का पेज या किसी इंस्टीट्यूशनल मफादात का पेज, वो पेज नहीं है, वो ख्वाहिशात हैं, मफादात हैं। पेज सिर्फ आइन और कानून का पेज है, जिसके ऊपर तमाम अदारों का अगर आ जाएं एक पेज के ऊपर, ये उम्मीद है, मेरी दुआ भी है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, कहा जाता है जी हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। हम अपनी तबाही की बात इस तरह करते हैं जैसे कोई जश्न मना रहे हो, जैसे कोई खुशी ले, दे ड्राइव प्लेजर आउट ऑफ इट। जब अपोजिशन में होते हैं दे ड्राइव प्लेजर आउट ऑफ इट कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान में ये आ जाए, पाकिस्तान में तबाही हो जाए। जिस तरह कहते हैं गलियां हो जाए सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, नहीं, इस तरह नहीं होगा। ये गलियां सुंजियां नहीं होंगी, ये गलियां आबाद रहेंगी, ये बाजार आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इस ऐवान का रिजॉल्व है। ये जनाब स्पीकर आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये बहन भाई जो सारे बैठे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी है। ये हमारा प्लेज है, ये हमारा अहद है, ये हमारी वफा जो है इस मुल्क के साथ, उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है। हुमा अलैना लिल बलाग। मोहतरमा किश्वर जहरा साहिबा, मैं जिस तरीके से आपने रिक्वेस्ट की है उसी तरीके से बन गए, बस सबको मिलेगा टाइम, तशरीफ रखें। मुख्तसर करें ताकि तमाम लोग जो है ना वो अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी अभी इसके बाद आपको साहब आपने कहा था कि आज मैं आपको बोलने दूंगा। मोहतरमा किश्वर जहरा साहिबा। स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि इस ऐवान के कस्टोडियन हैं तो मैं चाहती हूँ कि हर बात को आपको बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, और फिर आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप मुझे फिर मुतमईन कीजिए हर चीज़ पे। मैं 3 नुकात पे बात करना चाहती हूँ। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि मैं इस ऐवान में, वो कहते हैं ना उम्र गुजरी है इसी दश्त की सहियाई में, मैं 15 साल से हूँ, तीसरा टेन्योर है, लेकिन मैंने जो UND का प्रोग्राम होता है उसमें मैं शिरकत का मौका भी नहीं मिला, मौका दिया भी नहीं गया, लेकिन आपने ये मेहरबानी की कि इस साल मुझे इस प्रोग्राम में
मेरा नाम नॉमिनेट किया था। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपके, और मैं चाहती ये हूँ कि जिन लोगों ने नहीं किया वो इस प्रोग्राम को ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मालूमात बहुत बहुत मिलती हैं। लेकिन एक नुक्ता मैं आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा भी, लेकिन चौंके भी। लाहौर के दौरे में जब हमें एयरफोर्स के म्यूज़ियम में ले जाया गया, तो उसके जो हमारे मेज़बान थे वो मेज़बान भी हैं और खालिक भी हैं उसके। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं हैरान रह गई कि उन्होंने जो तकालीफ लोगों ने उठाई थी और जो ट्रेनें लाहौर में कटी हुई पहुंची थी, उनकी जिस तरह से तशबीहात रुई में और कपड़े में ऐसे बनाई हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि ये हम कोई झूठी चीज़ देख रहे हैं या सच्ची चीज़ देख रहे हैं। कमाल किया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ पे मैं बड़ी चौंकी कि अंदर जाने के बाद जो सबसे पहले उन्होंने तहरीक पाकिस्तान का एक काफ़ी अच्छा बोर्ड बनाया हुआ है, और उसमें 2 तस्वीर थी। एक मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म की। आपकी तवज्जो चाहूँगी, आपको फैसला करना है। तहरीक पाकिस्तान के उन्वान के नीचे एक तस्वीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की और दूसरी अल्लामा इकबाल की, जो मेरे आइडियल हैं, उनकी तस्वीर थी। और उसके बाद कुछ तहरीक के वाक़यात थे, तो मैंने उनसे गुजारिश की। मैंने कहा कि तहरीक पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ने तो ख्वाब देखा था, और मैं तो उनके फ़लसफ़े से इतनी मुतासिर हूँ, मैं उन पर मकाला भी लिखा है और उन पर सब कुछ। लेकिन कायद आज़म के बाद दूसरा नाम लियाकत अली ख़ान का था, वो यहाँ नहीं है। वो थोड़ा सा चौंक भी गए और कहने नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ उनका नाम। और फिर एक जगह चंद तस्वीरें लगी थी, कहने वो कैबिनेट में थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये दानिस्ता है या नादानिस्ता तारीख़ को पलटना, ये सही नहीं है। अच्छा, दूसरा नुक्ता जो है मेरा वो ये है कि मैंने आपकी भी याद दहानी कराई थी डायमंड जुबली जब हो रही थी, कि ये नोट जो आया है इसके ऊपर लियाकत अली ख़ान की तस्वीर नहीं है, कायद आज़म की है, सर सैयद अहमद ख़ान की है, जिसे अल्लामा इकबाल ने हमें ख्वाब दिखाया था पाकिस्तान का। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों में तालीम उजागर की थी, तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तहरीक से लियाकत अली ख़ान का था। वो बात भी दरगुजर हो गई। फिर उसके बाद मैंने और मेरे साथियों ने एक रेजोल्यूशन पेश की यहाँ पर कि यहाँ के एयरपोर्ट को उनके नाम से मंसूब किया जाए लियाकत अली ख़ान के, और उसकी वो बैलेटिंग में भी आ गया, और 18 नवंबर को वो बैलेट में आना था। लेकिन 13 नवंबर जो दिन मख्तस किया था हमारी बीबी बेनज़ीर के लिए, कि वो मख्तस किया गया था दरिया में जो नुकसानात हुए थे और जो लोग बह रहे थे, सैलाब के लिए मख्तस कर दिया गया था। वो इजलास शुरू हुआ, लेकिन उसके रूल सस्पेंड करके एक लाई गई कि रेजोल्यूशन लाई गई कि यहाँ का एयरपोर्ट बेनज़ीर साहिबा के नाम पे किया जाए। हमने इसलिए उनका नाम नहीं लिया कि उनके नाम पे तो रावल हॉस्पिटल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लियाकत अली ख़ान की भी कोई हैसियत, कोई अहमियत है। और ये रूल सस्पेंड करके एक ऐसे दिन जो मख्तस था सैलाब के लिए, जिसके लिए आज भी खाली हम रो रहे हैं, कर कुछ कम रहे हैं, तो मैं तो समझती हूँ बीबी की रूह तड़प गई होगी कि उसके होल्डरों की लाशें बह जा रही हैं और ये मेरा बिल्डिंग में नाम लिख रहे हैं। तीसरा नुक्ता एक और है। मोहतरमा, मैं यहाँ क्लैरिफिकेशन कर दूँ आपकी इस बात की कि ये जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम पहले ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जा चुका था। हाँ बिल्कुल। और जिस वक्त वो एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ तो फिर सबका यही था इसरार कि अब भी वही नाम रखा जाए। तो जनाब लियाकत अली ख़ान साहब, शहीद लियाकत अली ख़ान साहब जो हैं वो भी हमारे कायद हैं, तो उनके लिए भी ज़रूर होना चाहिए किसी न किसी जगह पर जहाँ जिस तरह आपको तजवीज़ दें, उस पर भी बात की जा सकती है। बीबी का जो पुराना एयरपोर्ट है ना, उसके आप कागजात निकाल के देख लीजिए, उसकी तो एयरपोर्ट बंद हो गया ना जी, वो अभी बीबी हमें उतनी ही अजीज है, वो आइडियल है हम लोगों का। ये तो मेरा ख्याल है जी, ये तो जो है ये कोई तकरीबन 2008 में ये जो है ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब हुआ था एयरपोर्ट इस्लामाबाद वाला जी। आप अपनी कहिए, मैं अपनी कह रही हूँ। अच्छा, अब तीसरी बात पे आ जाइए। चलिए तीसरी, अब आप तीसरे नुक्ते से लियाकत बाग उनके नाम से। देखिए तीसरे नुक्ते पे आप आइए जो मेरे और आपके दरमियान है। में नहीं
पढ़ना चाहिए। तमाम हमारे कायदीन हैं और हमारे जो है वो बहुत ही काबिल एहतराम है सारे। तो आप कुछ जब एडवाइस करेंगी या सजेस्ट करेंगी तो उसको फिर ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नुक्ते पे आप आइए, जिसके लिए कि मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि अदलिया ने जो फैसला किया था कि जो लोग मुलाजमतों से निकाल दिए गए हैं उनको बहाल किया जाए। आपने एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे साथी मंदू खेल उसको चेयर कर रहे हैं, मैं भी उसकी मेंबर हूँ। उसकी तारीख मुकर्रर की गई 8, 9 और 10, 3 दिन। बेइंतहा रश था, इतने बेरोजगार लोग किस तरह से मारे मारे बलूचिस्तान से आए, KPK से आए, एबटाबाद से आए, और जितना कुछ हम मेंबरान और मंदू खेल साहब कर सकते थे वो हमने किया। जबकि एक दिन तो अचानक 9 का अचानक ख्याल आ गया, जबकि कई साल से अल्लामा इकबाल साहब की कोई बरसी नहीं हो रही। उस दिन याद आ गया कि उनकी कल बरसी है, तो एक दिन उसमें गया। खैर चले, हो गया। हमने 2 दिन में कोशिश की निपटाने की। फिर आपसे दरख्वास्त की कि कराची के लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं आप। अच्छा देखिए, ज़्यादा इसमें भी जो अफसरान, आला अफसरान आए थे, उनका TADA, उनका रिहाइश, उनका खर्चा हुकूमत ने दिया, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि कराची के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इदारे भी कराची में ही हैं। तो मुझे हमारे इतने शरीफ नफ्स इंसान सेक्रेटरी साहब हैं, मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने ये ख़त भेजा कि इसमें ख़र्चा बहुत आ रहा है, खर्चा बहुत आ रहा है। उसके ऊपर मैंने निकाला इस 1.5 महीने में कितनी मीटिंगें स्टैंडिंग कमेटी की यहाँ से बाहर हुई हैं, कराची से बाहर हुई हैं। ये पूरी लिस्ट मेरे सामने मौजूद है, जिनमें 20 और 21 अरकान हैं, 8 से लेके 20-21 तक। अच्छा, कराची के 2 थे, अगर आप सब कमेटी भी बना दें, मंदू खेल साहब और मैं, हम दोनों कराची से हैं। हमें नहीं चाहिए कोई TADA, हमें उनका मसला हल करना है। कराची लोग नहीं पहुँच पाए। और मैं आपको बता रही हूँ जो हालत हमने उस दिन यहाँ पे देखी बलूचिस्तान वालों की, कि बेरोजगार होना आज बार बार कहना पड़ रहा है। फाजिल मेंबरान बहुत ऊंची आवाज से कह के भी लगाते हैं और बातें करते हैं, तो स्पीकर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बेरोजगार होना बहुत बड़ी कयामत है, आपको भी अंदाजा होगा, तभी तो आपने फैसला किया और ये कमेटी बनाई। मगर इस कमेटी को इंसाफ के साथ चलाइए। हमारी तारीख नहीं मिटा सकते, ना आप ना कोई और ताकत। ना हम मरने जा रहे हैं, ना हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं। उन हैसियतों को तस्लीम करना पड़ेगा कि ये देखिए 6 मीटिंगें आपकी 1.5 महीने में। आप ये देखिए कि आपके डेलीगेशन कितने जा रहे हैं, बगैर पैसों का हो रहा है सब कुछ। कराची जाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, कैसे इस बात का यकीन किया जाए। लेकिन मुझे सिर्फ ये तक़वियत है कि मेरे और आपकी एक कदर मुश्तरक है कि आप भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं भी रखती हूँ। आप ये फैसला कीजिए कि मुतवस्सित तबके को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। तो आप कराची की हमें इजाज़त दीजिए और ये जितनी चीज़ें मैंने कही हैं इन पर गौर ज़रूर कीजिए कि तारीख़ को आप नहीं बदल सकते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। चौधरी फ़कीर अहमद साहब, चलें अब इसके बाद ले लेना जो आप तो बात ही करें। सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे एक अहम इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तराली साहब मेहरबानी फरमाइए, बाद में बात कर लें। हाँ आप तशरीफ। तो सबसे पहले सर ये एक रिलीजन रिलेटेड इशू है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ और बहुत अहम है। मैं गुजारिश करूँगा आप ऑनरेबल मेंबर्स से जो हाउस में तशरीफ फरमा है कि वो गौर से मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो भी शोर डालना हुआ डालते रहें, कोई इशू नहीं है। तो मैं सर इसमें जो गुजारिश करना जा रहा था, आपकी तवज्जो भी चाहूँगा और इस हाउस में जो मेंबरान तशरीफ़ फरमा है, मैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि मेरी ये मारूज़ात गौर से सुने भी और उसके बाद फैसला आपके हाथ में होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करना चाहिए हमें। मेरी गुजारिश सर ये है कि 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में एक केस जो है ना, एक रिट पिटिशन फाइल होती है जिसमें ये कहा गया है कि अनऑथेंटिक जो होली कुरान के जो नुस्खे वो इस पे वेबसाइट पे चल रहे हैं और इसके अलावा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में, इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और बिलखुसूस
अहमदिया फ़िरका जो है वो इसमें आगे आगे है। अगर आप वेबसाइट खोल के देखें जो जिस पे ये तमाम मज़ाहिब के हवाले से और बिलखुसूस इस्लाम के हवाले से, तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है अहमदिया फ़िरके का जो है ना वो आएगा, जिसमें जो उन्होंने तर्जमा किया, जो उनकी राय है इसके बारे में वो आएगी, बाकी चीज़ें सारी बाद में हैं। तो इशू ये है कि हमारे अदारे किधर हैं और कौन इसको देख रहा है और क्यों नहीं देख रहा है। इस पे बड़ी बहस और तमहीज़ के बाद जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के थे उनका फैसला है, उन्होंने फैसला देते हुए 8-10 पॉइंट जो है ना वो पॉइंट आउट किए कि मेरी राय में मैं ये फैसला देता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये करना चाहिए। और वो पढ़ें अगर फैसला, तो इतना ज़बरदस्त फैसला है। मुसलमान अगर पढ़ेगा, अगर मुसलमान है और वो पढ़ेगा तो यकीनी तौर पे वो दुआ भी करेगा कि अल्लाह ताला चीफ जस्टिस साहब को उनकी इस ज़िंदगी में और आने वाली ज़िंदगी में भी खैर आफियत से रखे। आफियत उनके लिए मैं भी दुआगू हूँ। उनका फैसला आने के बाद सर 2021 में हमारे मेहरबान जो पहले वाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने सेक्रेटरी आईटी के थ्रू एक रिट अपील जो उसके फैसले के खिलाफ दायर हो गई इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पहले तो उसकी कोई पता ही नहीं चला कि क्या हुआ जी, अपील किसने की और क्या हो गया, लेकिन बहरहाल आज उसकी एक तारीख भी थी और हमें भी पता चला, लिहाजा मैंने आपसे भी गुजारिश की और मैं हाउस के मेम्बरान से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको गौर से सुनिएगा। अब नंबर 1 तो ये है कि अपील की गई है, ये बड़ी अजीब अपील है। इसमें लिखा गया है सहाबा वगैरह। कभी आपने ज़िंदगी में मैंने मेरी 70 ईयर्स एज होने वाली है, कभी मैंने ज़िंदगी में ये नहीं सुना कि सहाबा वगैरह कहा गया हो। कभी मैंने ये नहीं, देखिए ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ये उनमें से चंद एक सहाबा को तो यहाँ तक बशारत दी गई कि आप दुनिया में उनको बशारत दी गई कि आप जन्नती हैं। इतने नेक लोग, इतने पारसा लोग जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी ज़िंदगी में उनके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस्लाम के लिए काम किया और उनके बाद भी उनकी तालीमात पे अमल होता रहा। हम कौन होते हैं इन पे इसमें तहरीफ करने वाले? हमें किसने ये इजाज़त दी है कि कुरान मजीद में तहरीफ की जाए? देखिए आपका पॉइंट आ गया जी। सर मैं इससे आगे जरा सुन लें, ये बहुत अहम है। उसके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बहुत लंबे हो जाएंगे, बाकी मेंबरान रह जाएंगे। फिर जस्ट आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ। मुख्तसर करें ना सर, मुख्तसर कर देता हूँ मैं इसमें जी। कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और उसमें जनाब भुट्टो साहब का बहुत अमल दखल था। इसमें उनकी वजारत में ये सारा कुछ हुआ कि अब उसके बाद कौन से वाली गवर्नमेंट आ गई, कौन सा वाला अजाब आ गया कि वो फिर उतने एक्टिवेट हो गए हैं और ऐसे एक्टिवेट हो गए हैं कि जनाब हमारे बंदे जो है ना वो जाके ट्रंप के सामने खड़े होकर कहते हैं कि जनाब हम वहाँ मुसलमान नहीं, हम यहाँ मुसलमान हैं। अच्छा, अब सहाबा इकराम के बारे में अगर हम खुद पिटिशनर ये लिखेगा, ये अपीलांट ये लिखेगा, तो मुझे ये बताइए कि कौन से वाला दरवाज़ा खटखटाया जाए? सिर्फ और सिर्फ ये हाउस है जहाँ यहाँ हम बात कर सकते हैं। तो इसमें जनाब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जज साहब ने जो लिखा, उन्होंने सिंपली ये लिखा कि पीटीए के अंडर एक अथॉरिटी बना दी जाए जिसमें ये हो कि आईटी के एक्सपर्ट हों, जो ब्लास्फेमियस जो मटेरियल अपलोड होता है, जो कुरान मजीद के अनऑथेंटिक नुस्खे हैं, अहादीस के बारे में जो गलत तराजम किए गए हैं, उनकी छानबीन हो और उनको ख़त्म किया जाए। उनके लिए पूरा उन कंपनी से तरद्दुद किया जाए, उनसे कहा जाए कि अपने ऑफिसेज यहाँ पाकिस्तान में लेके आएँ, और यहाँ पाकिस्तान में जब उनके ऑफिसेज होंगे जनाबे वाला आपकी गिरफ्त उन पर बहुत मजबूत होगी। वरना दुनिया में बाहर बैठ के सारे यहूदी जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ जो है ना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं और हमारे मज़हब को जो है ना तबाह करने की पूरी कोशिश है। और उसमें हमारी तरफ से ये मुल्क बना है
पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पंजाब के लिए और सरहद के लिए है और बाकी पाकिस्तान के लिए नहीं है? क्या बाकी दुनिया के लिए नहीं है? मैं जनाबे वाला सबसे आखिर में आपसे सिर्फ 1 मिनट लेता हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अपील की गई है जो सुप्रीम कोर्ट में, कि जनाब जज साहब ने जो हाई कोर्ट लाहौर ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ ये फैसला चाह रही है हमारी गवर्नमेंट। मैं ये एक करारदाद पेश करना चाहता हूँ और आपकी इजाज़त से कि ये अपील वापस ली जाए। करारदाद पहले लेकर आए। सर मैं करारदाद में ये पेश करता हूँ। करारदाद वहां से नहीं, पहले बताएं, दिखाइए ना जी, करारदाद हमें दिखाइए। मैं अभी आपके पेश कर देता हूँ। जस्ट मिनिस्टर साहब होंगे ना, वो आपके मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर। मेरी अगर मुझे इजाजत दें मैं पढ़ देता हूँ। नहीं हजूर, इस तरह नहीं पढ़ सकते ना जी। जस्ट 2 लाइन्स हैं सर। हर चीज का एक प्रोसीजर है चौधरी साहब, आप तो बड़े माशाल्लाह सर सियासतदान हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, आपके पार्लिमानी वजीर नहीं है आपकी जमात के, तो इस तरह सर मैं हर मेंबर खड़ा होकर सर मैं अपनी कम इल्मी के लिए माजरत खा हूँ, लेकिन ये बहुत अहम है इसलिए आपकी इजाजत है। लेकिन फिर आप बाकायदा प्रोसीजर के तहत लेकर आइएगा। जो है ना प्रोसीजर है वो तो आपको फॉलो करना है सर। बहुत मेहरबानी। बहुत जनाब मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं भी इसी पॉइंट पे बात करना चाह रहा था। ये इसकी मुख्तसर मेरे भाई ने कुछ बता दिया। ये 2016-2017 के दौरान सोशल मीडिया में अल-अयाज़ुबिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ुबिल्लाह, अल्लाह को, बैतुल्लाह को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखी हो रही थी। जनाब स्पीकर, में सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि बैतुल्लाह का नक्शा और उसके ऊपर फाहश फोटो लगा के अपलोड किया जा रहा था। उस 2017 में फिर इसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया। 2021 तक ये मुकदमा चला। 2021 में फैसला हुआ कि मुख्तसर करता हूं जी, मुख्तसर देखें, अल्लाह का नाम आ जाए तो आप लोग क्यों ये मुख्तसर, इसमें इख्तिसार की क्या बात है? हम बैठे हुए हैं, मैं 12 बजे तक बैठा रहूंगा यहाँ। मैं तो देखें मुझे बात करने दें जी। तो 2022 17 नवंबर 2022 को विफाक ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जिस तरह मेरे भाई ने तफसीलात बताई, बिल्कुल हूबहू उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया कि हम ये नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, हम आइन में हाकिमियत आला करारदाद मकासिद में लिखा हुआ है, करारदाद मकासिद में यह लिखा गया है कि हाकिमियत आला अल्लाह का होगा और यहाँ के पाकिस्तान के हुक्मरान जानशीन होंगे। जब एक जानशीन अपने हाकिम आला का दिफा नहीं कर सकता तो उसको हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि 2022 में मदीने के इस्लामी रियासत वाले की हुकूमत थी और मैं हैरान हूं इस बात पर कि इस्लामी रियासत का पेंडोरा और प्रोपेगेंडा करने वाले आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा की शान में गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और फिर कहा जा रहा है हकीकी आजादी। क्या यह आजादी है? ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमतें जितने भी पाकिस्तान में आई हैं वो बैरूनी दबाव के तहत यहां काम कर रही हैं। आजादी कुछ भी नहीं है यहां। यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है। जनाब स्पीकर, हम हर चीज बर्दाश्त करेंगे, भूख बर्दाश्त करेंगे, महंगाई बर्दाश्त करेंगे, सख्ती बर्दाश्त करेंगे, हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अल्लाह, बैतुल्लाह, रसूल अकरम
सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के खिलाफ खुदा की कसम अल्लाह हाजिर और नाजिर है, हम मामूली गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी इज्जत अपना माल जान औलाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इस दुनिया को खराबाद करेंगे, लेकिन आका के शान में मामूली आंच भी आने नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सदर भी हैं, हमारे बहुत काबिल एहतराम हैं और इस हुकूमत को लाने में उनका बुनियादी किरदार भी है। मैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मैं आपसे तमाम ऐवान में बैठे हुए सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलिमा सब सारे पढ़े। मैं तमाम सियासतदानों से यही मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर आप ये अपील वापस ले लें। मौलाना साहब अपना किरदार अदा करें, शहबाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा करें, कौमी असम्बली अपना किरदार अदा करे, आप बाहैसियत स्पीकर अपना किरदार अगर अदा नहीं किया, जनाब स्पीकर आपने अपना किरदार अदा नहीं किया, वज़ीर आज़म ने नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान। शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। मोहतरमा आसिया अजीम साहब। स्पीकर साहब, मेरा एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस पिछले कई दिनों से ऑर्डर ऑफ द डे पे आता है और डफर हो जाता है। फिर तो मैं भी इस हाउस की मेंबर हूँ, मुझे भी बात करने का राइट होना चाहिए। प्लीज उसको आप कहिए। मोहतरमा, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा जी कि मैं एक टाइम पर 3 आदमियों को टाइम नहीं दे सकता ना। यहाँ मेरे पास बोर्ड है, जब आप नाम प्रेस करती हैं तो जिसका नाम ऊपर आता है वहां से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यही तरीका होगा, आइंदा भी यही तरीका होगा। जी, ये इस तरीके पे मुझे कोई एतराज नहीं है। आप देखें ना, आज आपने किसी ने भी हमें बिजनेस नहीं करने दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे बात हो रही है। जी, आप लोग कानून साजी के लिए यहाँ तशरीफ लाते हैं ना, सबसे पहला काम जो है वो कानून साजी है यहाँ पे। जी स्पीकर साहब, मैं अपने कॉलिंग अटेंशन नोटिस के बारे में बात करना चाहती हूँ। प्लीज काइंडली उस नोटिस को अगले जो वर्किंग डे होगा उस पे लगा दें, ऑर्डर ऑफ द डे पे, ताकि मैं उस पे बात कर सकूं। किस चीज पे? कमर्शियल बिल्डिंग्स इस्लामाबाद की, उसके बारे में मेरा कॉलिंग अटेंशन नोटिस बहुत दिनों से डेफर हो रहा है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। कॉलिंग अटेंशन पे? जी जी। तो वो आप ऑफिस में दे दें कॉलिंग अटेंशन, जब वो आपका एजेंडे पे आ जाए। एजेंडे पे आ रहा था और डेफर हो रहा था, उसको प्लीज काइंडली दोबारा से लगवा दें। इसीलिए मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, बाकी मेंबरान से भी, कि जब आप सारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे भी बोलना शुरू कर देंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी ये नहीं होता, वैलिड नहीं है ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, लेकिन जब मैं आप लोगों के एहतराम में आपको मौका फ्राहम करता हूँ तो आपका बिजनेस रह जाता है, किसी का कॉल अटेंशन रह जाता है, किसी का क्वेश्चन रह जाता है, किसी का कोई और बिजनेस रह जाता है, तो ये तो होता है। जी स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन हैं, आपसे ना कहें तो किससे बात करें फिर? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, तो आप अपना कॉल अटेंशन जो है वो उसको रिवाइव कराएं काइंडली, आप उसको अगर लगवा दें तो बहुत मेहरबानी। आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल, थैंक यू। जनाब मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब। Thank you, Mr. Speaker. You have allowed us to speak on point of order today. My point of order is this, sir, because of this current जो flood आए सिंध में, ख़ास तौर पर सिंध में बहुत बड़ी तबाही हुई है। और सर, मुझे लोगों ने फ़ोन करके, वैसे भी लोगों ने आके अप्रोच किया है कि हमें जितने भी ज़राई बैंकों के कर्ज़े हैं, वो कर्ज़े हमारे जो हैं उनके ब्याज जो हैं, कम अज़ कम कर्ज़े माफ़ नहीं हो सकते हैं तो ब्याज कम अज़ कम माफ़ होने चाहिए हमें। तो आप हमारे इसमें रहनुमाई करें एज ए स्पीकर, बिकॉज एट द मोमेंट तो कोई फिनेंस मिनिस्टर या कोई भी वजीर वगैरह यहाँ नहीं बैठा हुआ है असेंबली में, तो आप बैठे हुए हैं, आप हमारी रहनुमाई करें कि ये सूद जो है ये माफ़ होना चाहिए। कर्जे माफ़ हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि लोगों का तो कुछ भी नहीं बचा, फसल तो तबाह हो गए, घर भी गिर गए कच्चे बेचारे फार्मर्स के, और पूरे सिंध में और जो पंजाब में भी, साउदर्न पंजाब में भी बहुत बड़ी तबाही आई है। और रिवर्स की वजह से हमारे अपर सिंध
बहुत बुरा तरीके से मुतासिर हुआ है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मिस्टर स्पीकर, इफ़ यू काइंडली टेल योर समबडी रिस्पॉन्सिबल हियर जो इस बात को नोट करें। और मैंने ये भी सर सुना है लोगों के कि वहाँ पर बैंकों के जो कर्जे हैं वो लोग कर्जा भी मांग रहे हैं उनसे कि भाई आप हमें कर्जा दे वापस करें, जबकि लोग इस इंतजार में हैं कि उनको सीड भी मिले, फर्टिलाइजर भी मिले और वो अपना फिर अपनी काश्त वगैरह कर सकें। मिर्ज़ा साहब आपका बड़ा अहम जी सर, ये बड़ा अहम है, इस पे आप हमारी रहनुमाई करें। मुझे और यकीन है कि मैं हुकूमत मानता इस पे हूं कि आप सही संजीदगी फरमा से रहे गौर हैं कि करेगी। कॉलिंग अटेंशन और बिल वगैरह असेंबली के इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग अस ऑन स्पीकिंग ऑन पॉइंट मोहसिन ऑफ दावड़ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। माशाल्लाह मौलाना साहब ने भी बड़ी भरपूर तकरीर की और बैरूनी दबाव का भी जिक्र किया। यकीनन यहाँ बैरूनी दबाव पर बहुत कुछ होता रहा है, बैरूनी दबाव पर हुकूमतें भी और भी बहुत कुछ होता रहा है, फैसले भी होते रहे हैं, जर्नेल भी बनते रहे हैं। बैरूनी दबाव में यहाँ पर जिहाद भी होता रहा है, बैरूनी सरपरस्ती में यहाँ पर काफ़ी ऐसा जिहाद भी होता रहा है। बहरहाल जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि कल रात को कराची में नाजिमाबाद में वहाँ पर कच्ची आबादी है, उस पर एक ऑपरेशन हुआ और हुकूमत का मुद्दा शायद ये हो कि ये इलीगल ऑक्यूपेंट है। वहाँ पर जो लोकल मकीन है उनका ये मुद्दा है कि ये हमारे पास इसके तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद हैं। तो उन्होंने तो जो करना था, वो जो मसमारी थी, वो जो ऑपरेशन था, वो तो उन्होंने कर दिया। अब गुजारिश ये है कि उन लोगों को कुछ न कुछ कहीं न किसी तरीके से कंपनसेट कर दिया जाए। यहाँ पर मेरा भाई आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं और उम्मीद है कि ये जो है वो सिंध हुकूमत तक ये बात पहुँचाएंगे और जो मसमारी हुई, जिन लोगों को वहाँ से बेघर किया गया है, उनको कुछ न कुछ मुतबादिल उसका बंदोबस्त दिया जाएगा। साथ ही साथ जनाब स्पीकर, आज सुबह एक तस्वीर थी कि हमारे साथी गुलालई इस्माइल के वालिदैन की अदालत में, उसकी वालदा और उसके वालिद की अदालत में उनकी पेशी थी और वो तकरीबन हर चौथे पांचवें दिन वो अदालत में पेश होते हैं और उनका जुर्म सिर्फ ये है कि उनकी साहिबजादी इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए अपना एक किरदार अदा करती रही है और वो इंसानी हुकूक के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी शोहरत रखती है। और उनकी एक एक्टिविज़म शायद चंद लोगों को नागवार गुजरी और उसकी पादाश में उनके खिलाफ और उनके वालिदैन के खिलाफ इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि उनके वालिदैन के खिलाफ पेशावर में दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए और टेरर फाइनेंसिंग के मुकदमात कायम किए गए। और जनाब स्पीकर, उन मुकदमात के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की सूबाई काबीना ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हायर किया और उसको तकरीबन 40-45 लाख रुपए की फीस भी अदा की। तो हम सब जानते हैं कि ये उनके ऊपर एजेंसियों का प्रेशर होगा, उसी प्रेशर के तहत उन्होंने ये अमल किया होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, खुद भी तो कुछ सह होती है, कुछ अपने भी कुछ अकल होती है, कुछ अपने भी अखलाकियात और रवायात, कुछ एथिक्स होती है, जो कि मेरे ख्याल में हमारी पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जब वो इस हद तक कि वो एक गुलाला इस्माइल के बूढ़े वालिदैन के खिलाफ केसेस, बेबुनियाद केसेस को चलाने के लिए उनके बूढ़े वालिदैन को हर दिन वो अदालत में पेश होती हैं। और मेरे ख्याल में ये जब हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ना कोई अखलाकियात रही, ना कोई रवायात रही, ना कोई इंसानियत रही। और ये चीफ मिनिस्टर भी अपने घर जाता कर अपने बच्चों से कहता होगा कि मैं भी चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं भी एक सूबे पे हुकूमत करता हूँ। इसी तरह उस काबीना, जिस काबीना ने इस पूरे केस को, इस पूरे जो केसेस चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सूबाई काबीना ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हायर किए और वो केस उसको कुछ है नहीं, उसमें कुछ कंटेंट है नहीं, उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो तस्वीर सोशल मीडिया पे, तो वो पूरी कौम के ऊपर मेरे ख्याल में एक तमांचा है पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत। लेकिन आप
वालिदैन को किसी फर्द के सियासी ओपिनियन या उसकी एक्टिविज्म के बिना पर उनके वालिदैन को निशाना मदाना, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई भी नहीं हो सकती। जो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें जनसू के कहने पर वो केसेस बनाए गए हैं, और सबसे ज्यादा फिर जो सूबाई हुकूमत ने जिस शर्मनाक तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया। देखिए जनाब स्पीकर, ये मसला ये है कि फिर लोग, और ये अक्रॉस द बोर्ड यही हो रहा है, हमसे लोग तवक्कुआत रखते हैं कि भाई ये रिजीम चेंज हुई, यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्क हो उसमें आएगा। ठीक है, ये सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, मुझे मैं वो आई एग्री विद दिस, लेकिन मतलब ये कुछ ना कुछ फर्क अदरवाइज भी दिखाई दिया जाना चाहिए। ताली वजीर का केस इतना प्रोलॉन्ग हुआ, वो एक से बाद दूसरा केस, दूसरे से बाद तीसरा केस, उसमें सिंध में उसके इतने ज्यादा 1 दर्जन केस, एक एफआईआर खत्म होती थी, फिर उसके बाद दूसरी एफआईआर वो खत्म होती थी, फिर उसके बाद तीसरी एफआईआर। जब वहां सारे केसेस खत्म हो गए, फिर उसके बाद पेशावर में उसके बन्नू में और डी खान में उसके खिलाफ केसेस निकाले गए। इसी तरह हमारा एक और साथी हनीफ पश्तीन, वो भी 3 साल से जेल में पड़ा हुआ है और उसके केस में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो जनाब स्पीकर, कहने का मकसद यह है, टू कट इट शॉर्ट, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं कि यहां पर कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है सियासी क़यादत के। मुश्ताक साहब, भाई मुझे पता है कि भाई आप वो लेकिन ये बात जरूरी है, ये बातें नहीं करेंगे तो कौन क्या, मतलब फिर हम यहाँ पर किस लिए बैठे हो? हमारे फिर यहाँ पर आने का मकसद क्या है? शुक्रिया, जब वो पॉइंट आ गया। थैंक यू। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमेरात 24 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक मुलतवी की जाती है।